नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का जो पार्ट ए है, उसके बाद आप सबकी बहुत डिमांड रही कि भाई पार्ट बी भी बनाइए। और हम क्षमा चाहते हैं कि समय अभाव के कारण उसको सही समय पे नहीं बना पाए, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। और विधानसभा अध्यक्ष से कोई ना कोई प्रश्न एकाध पीएससी में या अदर जो स्टेट्स के एग्जाम में उसमें आता ही है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में पहले तो हम देखें कि जो पार्ट ए हमने बनाया था उसमें ऑलमोस्ट, जिन लोगों ने नहीं देखा इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने पंडित कुंजीलाल दुबे से काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेम्बरे, गुलशन अहमद से होते हुए श्री ब्रजमोहन मिश्रा तक की बात कर ली थी। प्लस इसके अलावा जो बेसिक अगर कहा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए कहाँ क्या प्रावधान है, ये सब बातें हम कर चुके थे। ये वीडियो आपको इसका पार्ट ए का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। अब आज की कहानी हमारी है पार्ट बी के ऊपर। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते समय लाइक की बटन जरूर दबा की दिया कीजिए। और जब देखते हैं अगर अंदर से अच्छा फील आता है कि हाँ यार कंटेंट अच्छा है, चीजें जिस तरह से सर्व की जा रही हैं, सर जो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स उसी टाइम लिख दिया कीजिए। उससे एक मोटिवेशन आता है, अंदर से उत्साह आता है कि हम अपने बच्चों के साथ सही दिशा में चल रहे हैं। देखिए वो कमेंट्स और वो लाइक ही टू वे कम्युनिकेशन है हमारे और आपके बीच में। नहीं तो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो उस टू वे कम्युनिकेशन के लिए अब आपको जो है वो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। और अच्छा खासा एक कमेंट लिखना है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है। और जैसे देखिए अभी आप ही लोगों ने कमेंट किया कि विधानसभा अध्यक्ष का पार्ट टू बना दीजिए, तो हमने आपके लिए प्रयास किया। अब आप जो और उम्मीद करेंगे वो भी हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में हम पार्ट सेकंड में श्रीनिवास तिवारी, श्री ईश्वरदास रोहाणी, सीता शरण शर्मा, नर्मदा प्रजापति और वर्तमान जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री गिरीश गौतम, इन तक की जो है वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में। हम में से हर एक जानता है कि जब भी हम रीवा की बात करते हैं, बघेलखंड की बात करते हैं, तो वहां श्रीनिवास तिवारी जी जो है एक बहुत बड़ा नाम। उस पूरी बेल्ट में उनको जो है वो रीवा में सफेद शेर, ऐसे ही रीवा आपको मालूम होगा सफेद शेरों के लिए बहुत फेमस है, तो उस पूरे बेल्ट में उनको सफेद शेर ही कहा जाता था। हालांकि वहां के स्थानीय लोगों ने दादा भी कहते थे। प्रश्न करंट अफेयर से भी लिंक होगा क्योंकि अभी 2018 में ही उनका निधन हुआ है। तो 2018 की घटना को हम बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं मान सकते, उसको हम करंट से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां रीवा की राजनीति में एक बड़ा जो है वो फेज थे। जब देश स्वतंत्र हुआ और नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स बने। तो विंध्य प्रदेश आपको मालूम होगा पूरा के पूरा उस समय जो है वो पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत जो है वो आता था। उसी दौरान उन्होंने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट कर ली जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। ये वो मुलायम सिंह यादव जी वाली समाजवादी पार्टी आप मत समझने लगना। उनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था समाजवादी पार्टी। ये, और उसी समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि एक तरफा राजनीति जो है वो कांग्रेस की आ गई और अंततः इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया 1973 में। उसके बाद उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े वो इंदिरा गांधी की मतलब यानी कांग्रेस के ही फेस पे लड़े। तो 1973 में वो कांग्रेस में जो है वो शामिल हो गए, फिर कांग्रेस से ही जुड़े रहे। 1990 का जो समय, उनके साथ एक बहुत अच्छी बात थी जो शायद यूनिक क्वेश्चन भी आपके लिए जो हो सकता है कि श्रीनिवास तिवारी ना केवल विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यानी हम लिख सकते हैं विधानसभा स्पीकर भी रहे, विधानसभा स्पीकर के अलावा जो है वो उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे, और वो प्रोटेम स्पीकर भी रहे। यानी ये बहुत ही कम लोगों में जो है वो अगर कहा जाए कि बात रहेगी कि तीन पद अलग अलग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, इस तरह का पिछली साल एक क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी पूछ चुकी है। तो इस बार हो सकता है कि बदल के इसके बाद ये आ जाए। तो नौवीं जो विधानसभा थी, नाइन्थ जो असेंबली थी, हमेशा देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करें तो विधानसभा के समय को जरूर याद रखिए। तो उसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। नौवीं विधानसभा का समय जो है 1990 से 92, बहुत छोटा सा समय था नौवीं विधानसभा का, 1990 से 92। अब आप कहोगे कि विधानसभा का समय तो जो है वो 5 साल का होता है, आखिर जो है वो अगर कहा जाए ये नौवीं विधानसभा का समय इतना कम क्यों है, तो इसके पीछे का कारण शायद आप थोड़ा सा एमपी के सीएम वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी कि 1992 में जब बाबरी डिमोलिशन हुआ, यानी बाबरी विध्वंस की जो घटना थी वो हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसको जो है वो प्रेसिडेंट ने भंग कर दिया और यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो गया।
तो 92 में जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हुआ, और ये राष्ट्रपति शासन जो है वो अगर कहा जाए 1 साल तक लगभग, अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में सबसे लंबा अगर कोई कहता है कि राष्ट्रपति शासन कौन सा था, तो यही राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था 92 के समय का, जो मोटा मोटा माने तो 1 साल तक रहा। तो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझिए कि क्या हुआ कि 1990 यानी 1990 में जब 9वीं विधानसभा चल रही थी, तो उसी 9वीं विधानसभा में सुंदरलाल पटवा जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। ये ध्यान रखिए, अब सुंदरलाल पटवा मतलब कि बीजेपी की मतलब चीफ मिनिस्टर। तो सुंदरलाल पटवा जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। आपको मालूम होगा ना, कांग्रेस है तो अपोजिशन में है कांग्रेस, अगर बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस अपोजिशन में, तो ये विधानसभा उपाध्यक्ष थे। तो एक प्रश्न तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 9वीं विधानसभा में ये विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पे रहे, केवल 2 साल ही विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रह पाए। क्यों रह पाए? क्योंकि 15 दिसंबर 1992 को, यानी यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि 15 देखो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी डिमोलिशन हुआ, यानी बाबरी विध्वंस हुआ। उसके बाद 15 जो है वो दिसंबर को हमारे यहाँ 15, यहाँ पे 15/12 लिख दूं तो याद रहेगा, 15/12/1992 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। ये मध्य प्रदेश का आखिरी और अंतिम राष्ट्रपति शासन था। इसके बाद मध्य प्रदेश में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल, ये याद रखिएगा। और ये मोटा मोटा 1 साल तक चलता है, यानी 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 1993 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस दौरान फिर जो है वो, अब चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा रहा तो फिर तो विधानसभा भंगी हो चुकी थी। फिर अगली विधानसभा का जो है वो चुनाव हुआ, यानी उसके बाद जो है वो 10वीं विधानसभा। 10वीं विधानसभा में तो तख्ता ही पलटा गया साहब। जब 10वीं विधानसभा आई तो उस समय जो है वो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, और लगातार 10वीं और 11वीं विधानसभा में दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक, यानी 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम रहे ना। दिग्विजय सिंह, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिग्विजय सिंह ये सीएम रहे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस में वो चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की राजनीति में अपना एक वर्चस्व रखता हो, उसको ही वो चाह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष बनाए। तो उस दौरान ये जो 10वीं और 11वीं जो लगातार जो विधानसभा रही, उस विधानसभा में 10वीं विधानसभा के दौरान और 11वीं विधानसभा के दौरान, इस दौरान वो मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर के पद पर रहे लगातार। यानी मोटा मोटा माने तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार 10 साल तक वो विधानसभा स्पीकर के पद पर जो है वो बने रहे। ये याद रखिएगा। तो कभी कोई पूछे और कि 10वीं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई 10वीं विधानसभा में कौन थे? श्रीनिवास तिवारी। 11वीं विधानसभा में कौन थे? श्रीनिवास तिवारी। इस दौरान वो अनअपोज्ड चुने गए, यानी उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। प्लस एक और यूनिक बात जो आपको इसमें याद रखना चाहिए, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जब 11वीं विधानसभा हुई, यानी स्टार्ट हुई, तो उसमें श्रीनिवास तिवारी को ही सबसे पहले जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाया था 11वीं विधानसभा में। ये मैंने लिखा भी यहाँ पर कि 11वीं विधानसभा के समय वे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। अब चूंकि वो प्रोटेम स्पीकर थे और उन्हीं का नाम स्पीकर के लिए आ गया, तो अब वो प्रोटेम स्पीकर पे तो नहीं रह सकते थे, तो फिर कृष्णपाल सिंह को जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाया, और फिर ये विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चुने गए। यानी ये भी एक याद रखना, वो कृष्णपाल सिंह का नाम इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई कई बार जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जो है वो आपको आ जाते हैं, तो ये अपने को याद रखना। ओवरऑल तो ये एक जो है वो ये क्वेश्चन हमारे लिए शायद जो है वो आ जाए। इस तरह से उन्होंने अच्छा खासा उनका राजनीतिक जो है वो कैरियर रहा। रीवा में आज भी उनका एक बड़ा नाम है। अभी 2018 में उनका जो है वो निधन हो गया। तो हमारे लिए यूनिक क्या चीजें हो गई कि जिस समय श्रीनिवास तिवारी विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पे थे, उनके विधानसभा उपाध्यक्ष छोड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा यानी 9वीं विधानसभा भंग कर दी गई। सुंदरलाल पटवा के हाथ से सत्ता चली गई। मध्य प्रदेश में तीसरी और अंतिम बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो मोटा मोटा 15 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक, यानी 1 साल तक, लगभग 1 साल तक जो है वो लगा रहा। उसके जस्ट बाद जब 10वीं और 11वीं विधानसभा आई तो कांग्रेस को एक तरफा जो है वो कांग्रेस की जीत थी, और उसमें लगातार 2 विधानसभाओं में वो स्पीकर के पद पर जो है रहे। तो ओवरऑल कितनी चीजें आ गई? फर्स्ट, स्पीकर याद रखना है। सेकंड जो है वो डिप्टी स्पीकर याद रखना है। थर्ड, वो प्रोटेम स्पीकर के पद पे रहे, ये याद रखना है। बस इतना ही इसमें जो है वो आएगा, इससे ज्यादा कुछ और नहीं आएगा। अगले पर आते हैं। अगला नाम जो है वो है ईश्वर दास रोहाणी का।
जस्ट उनके बाद जो है वो ईश्वर दास रोहाणी के जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो है वो अध्यक्ष बने। ईश्वर दास रोहाणी के बारे में याद रखिएगा कि वो विधानसभा अध्यक्ष के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। कभी कोई ये पूछे तो ये भी याद रखिएगा कि ईश्वर दास रोहाणी, यानी देखो ऐसे ही एग्जाम में जो है वो फैक्ट जो है वो आपको उलझाएंगे, और ऐसे ही फैक्ट जो है वो एग्जाम में जो है वो आपको जो है वो मतलब दूसरे बच्चों से अलग करेंगे कि भाई ईश्वर दास रोहाणी किस किस पद के ऊपर रहे। तो ये याद रखिएगा, ईश्वर दास रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो पहले वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो याद रखिए ईश्वर दास रोहाणी जो थे उनका जन्म भारत में नहीं हुआ, कराची में हुआ। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछ लेते कि इनमें से किस विधानसभा स्पीकर का जन्म भारत में नहीं हुआ। ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बाद में उनकी फैमिली यहाँ आ गई होगी। ठीक है, जबलपुर की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम थे। ठीक है, वो 1977 में जब 75 से 77 तक जब आपातकाल लगा तब उनको अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तार भी हुए, जेल में भी रहे, और एक बड़ी शख्सियत जबलपुर की राजनीति में उनको माना जाता है। तो ईश्वर दास रोहाणी 1999 से 2003 के बीच, यानी 1999 से 2003 के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के ऊपर रहे। यानी जब 11वीं विधानसभा चल रही थी, 11वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। उसके जस्ट बाद हजारी लाल रघुवंशी जी जो है वो 12वीं विधानसभा में जो है वो उपाध्यक्ष के पद पे आए। वो भी एक बहुत बड़ी अगर कहा जाए राजनीतिक हस्ती थे, होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा बनापुरा क्षेत्र से। उनका भी एक बड़ा कद था, बड़ा नाम था, अपनी मूछों के लिए जाने जाते थे, केंद्र की राजनीति में भी उनको लोग जानते थे। तो ओवरऑल यहाँ पर ईश्वर दास रोहाणी 1999 से 2003 तक विधानसभा उपाध्यक्ष रहे। 2003 में अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एकदम से बदलाव आया। 2003 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, और ऐसी गई कि आज भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं है। टेक्निकली अगर देखा जाए, उमा भारती जो है वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 2003 में, यानी 12वीं विधानसभा के समय। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उस समय जो है वो इन्हीं को विधानसभा अध्यक्ष 2003 में जो है वो चुना गया। तो ये विधानसभा अध्यक्ष में लगातार 2 कार्यकाल तक, यानी 3 से जो है वो अगर कहा जाए 13 तक विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर रहे। तो यहाँ अपने पास 2 चीजें हो गई। इसके पहले हमने क्या देखा कि ईश्वर दास रोहाणी के बारे में जब हमने अभी अब बात करी तो हमने देखा कि ईश्वर दास रोहाणी भी लगातार 2 कार्य श्रीनिवास तिवारी भी लगातार 2 कार्यकाल तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और ईश्वर दास रोहाणी भी लगातार 2 कार्यकाल तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके पहले ऐसा ही रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वह है कुंजीलाल दुबे के नाम से। जब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विधानसभा देखोगे, पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया भी है कि कुंजीलाल दुबे पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा और तीसरी विधानसभा, तीनों विधानसभाओं में वो अध्यक्ष के पद पर थे। तो अब अपने पास 3 यूनिक चीजें हो गई कि कुंजीलाल दुबे पहला, श्रीनिवास तिवारी दूसरा, और ईश्वर दास जो है वो अगर कहा जाए रोहाणी तीसरा। 3 ऐसी शख्सियत हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिनका विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 से ज्यादा रहा। तो विधानसभा के अध्यक्ष बने। उमा भारती कुछ समय राजनीति में रही, केंद्र की राजनीति में चले गई। बाबूलाल गौर जो है उनके हाथ में सत्ता आ गई। फिर बाबूलाल गौर जी के बाद जो है वो श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इस प्रकार 12वीं और 13वीं जो विधानसभा है, यानी 2003 से 13 तक वो जो है अगर कहा जाए स्पीकर के पद पे रहे। लेकिन स्पीकर के पद पे रहते हुए ही हार्ट अटैक के कारण 5 नवंबर 2013 को उनका निधन हो गया। यानी ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पद पर रहते हुए ही उनका जो है वो निधन हो गया। तो अब पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया तो कहीं ना कहीं जो है वो अब हम इतना तो जानते हैं कि अगर ईश्वर जो है अगर कहा जाए स्पीकर की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है, ये स्पीकर अपने पद पर नहीं होता है, तो उसके पूरे पद एवं कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो एक्चुअल क्या था कि 2013 में, ध्यान समझिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2013 में जिस समय ये स्पीकर के पोस्ट पे थे उस समय हरवंश सिंह जो है वो डिप्टी स्पीकर थे ना, यहां मैं लिख देता हूं, हरवंश सिंह वो उपाध्यक्ष के पद के ऊपर थे। लेकिन यहां मैंने लिख भी दिया इसीलिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो नोट डाल दी कि हरवंश सिंह की ऑलरेडी क्या हो गई थी, 14 मई 2013 को डेथ हो गई। यानी अब डिप्टी स्पीकर का तो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और अध्यक्ष की खुद मृत्यु हो गई, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद जो है वो खाली है।
तो मोस्ट सीनियर से काम चलाना है तो मोस्ट सीनियर में प्रोटेम को छोड़ दिया, तो सामयिक स्पीकर के रूप में फिर जो है वो ज्ञान सिंह जो है वो अगर कहा जाए प्रोटेम स्पीकर बने। ये याद रखिएगा, यानी इस दौरान ज्ञान सिंह एग्जैक्टली मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नहीं थे, लेकिन चूंकि ये जो बीच का फेज दिख रहा है, यानी 5 नवंबर को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, ईश्वरदास रोहाणी की। टेक्निकली आना कौन था? हरवंश सिंह को। अब हरवंश सिंह की ऑलरेडी जो है वो डेथ हो चुकी थी मई में। तो 5 नवंबर से 21 दिसंबर 2013 तक ज्ञान सिंह जो है वो प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहे। इतना अपने को इसमें याद रखना है, ये एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। यानी क्या क्या चीजें आ गई? पहला कि वो स्पीकर के पद पे रहे, दूसरा वो डिप्टी स्पीकर के पद पे रहे, तीसरा कि वो 2 बार स्पीकर की पोस्ट के ऊपर रहे, चौथा कि पद पर रहते हुए उनका जो है वो निधन हो गया, और जिस समय उनका निधन हुआ उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान सिंह नाम के व्यक्ति को, या जो है राजनीतिक जो थे, उनको प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई। तो इसमें इतना ही अपने को याद रखना है, इसमें से ये क्वेश्चन हेल्दी बन सकता है। मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश करी कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवरऑल तो 13वीं विधानसभा तो ऐसे ही धक्का मार के चलाई कि भैया प्रोटेम स्पीकर से ही जो है चलाओ, अब जब प्रोटेम स्पीकर चलता रहेगा। फिर आई 14वीं विधानसभा, क्योंकि 14वीं विधानसभा के इलेक्शन तो जो है वो उस समय होने ही थे। तो जो 14th जो विधानसभा है, यानी 14वीं जो विधानसभा का जो कार्यकाल जो 2013 से जो है वो 18 के बीच जो है वो माना जाता है, तो उस 14वीं विधानसभा ने 14th विधानसभा में सीता शरण शर्मा, होशंगाबाद, अब जिसका नाम नर्मदापुरम हो गया, उनको जो है वो अगर कहा जाए विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो पद मिला। और 2014 से 2019 तक, यानी एक पूरा जो अगर कहा जाए कि लंबा 5 साल का विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सीता शरण शर्मा ने जो है वो किया, और उनके अगेंस्ट भी जो है वो कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध जो है वो अगर कहा जाए कि वो 14वीं विधानसभा के अंदर चुने गए। जिस समय उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया उस समय प्रोटेम स्पीकर के पोस्ट के ऊपर केडी देशमुख थे। वो आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि केडी देशमुख कौन है, प्रोटेम स्पीकर रह चुके थे। तो केडी देशमुख प्रोटेम स्पीकर थे, उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई, और निर्विरोध कोई, अब देखो बीजेपी के पास इतना ज्यादा वोट बैंक था उस समय कि कोई इसके अगेंस्ट तो आना ही नहीं था कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आए। तो सीता शरण शर्मा का कार्यकाल ठीक ठाक चलता रहा, उसमें कोई 5 साल उन्होंने बढ़िया जो है, जैसे कहते हैं ना कि 14वीं विधानसभा 5 साल उन्होंने आराम से जो है वो अगर कहा जाए जो है वो कार्यकाल किया। अब सबसे ज्यादा अब इस साल के करंट के लिए क्वेश्चन है आखिरी, नर्मदा प्रसाद प्रजापति और गिरीश गौतम वाला। एक्चुअल नर्मदा प्रसाद प्रजापति और गिरीश गौतम क्यों? क्योंकि जो 15वीं जो विधानसभा अभी मध्य प्रदेश की चल रही, उस 15वीं विधानसभा में नर्मदा प्रसाद प्रजापति भी आ गए, दूसरा गिरीश गौतम भी आ गए, और दूसरा उसके अंदर 3 3 प्रोटेम स्पीकर आ गए। ठीक है, तो उन सब की कहानी हमको जो है वो पढ़ना पड़ेगी कि क्या घटा और कैसे घटा। तो कहानी ऐसी है कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति का जन्म नरसिंहपुर जिले में हुआ, और वो अपना जो स्टूडेंट लाइफ था और कॉलेज लाइफ थी, उस समय हॉकी के एक खिलाड़ी थे, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पर वो हॉकी खेला करते थे। तो वो प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आएगा। जैसे अभी ऊपर जो सीता शरण शर्मा थे, ये एग्जैक्टली एक एमबीबीएस भी थे, जरा इनके पास डॉक्टरी की जो है वो उपाधि भी थी, पर ये डॉक्टरी करते नहीं थे। मतलब कुछ ऐसे लोग रहे जिनके पास डॉक्टरी की उपाधि रही, लेकिन वो डॉक्टरी जो है वो अगर कहा जाए करते नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक भी जो है वो अगर कहा जाए मतलब भारत में रहे, जिनके पास डॉक जो है वो अगर कहा जाए कि डॉक्टरी की जो उपाधि भी रही, और वो उस प्रोफेशन को अपनी राजनीति के साथ संतुलन में जो है वो अगर कहा जाए चलाते भी रहे। और उनमें से अगर आप अगर एक जैसे अगर कहते हैं कि क्या आप बोल सकते हैं कि राजनेता का नाम ढूंढना चाहोगे तो विधान चंद्र, मतलब आप वेस्ट बंगाल की राजनीति में क्या बोलते हैं कि जो क्या बोल सकते हैं अपन, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था विधान चंद्र। मुझे एग्जैक्टली नाम तो शायद विधान ऐसे ही कुछ था, उनका नाम विधान चंद्र ही था शायद। उनके नाम से डॉक्टर्स डे भी जो है वो अगर कहा जाए सेलिब्रेट होता है भारत में हर साल जो है वो अगर कहा जाए तो डॉक्टर्स डे। कोई पूछेगा कि भारत में जो है वो किसके जन्मदिन को डॉक्टर डे के रूप में जो है मनाया जाता है 1 जुलाई को, तो विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो राजनीति में भी थे और डॉक्टरी भी करते। तो वो इतने ज्यादा चर्चित थे कि वो विधान वहां मतलब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बने दूसरे, विधान चंद, और आपके जो है वो अपने प्रोफेशन को भी करते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं था, लेकिन ओवरऑल तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति वे वापस आ गए अपन।
अब यहां से समझिएगा, यानी ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया मैंने कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे, क्योंकि सीतासरण जी एमबीबीएस थे तो मैंने बता दिया। अब क्या हुआ कि साहब 15वीं विधानसभा आई। अब 15वीं विधानसभा में जो शुरुआती रुझान देखें तो कांग्रेस के हाथ में बहुमत था। ठीक है, तो कांग्रेस के हाथ में बहुमत था तो निश्चित रूप से कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बनेगा वो कांग्रेस का ही बनेगा। तो कांग्रेस ने नर्मदा प्रसाद प्रजापति को जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करा। और नर्मदा प्रसाद अब क्या है कि बिल्कुल 50-50 वाली हालत थी। तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति जब खड़े हुए तो उस समय दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाया। ध्यान रखिएगा ना, दीपक सक्सेना कौन थे? प्रोटेम स्पीकर थे। अब नर्मदा प्रसाद सक्सेना निर्विरोध तो चुने नहीं जा सकते थे। उसका कारण ये था कि कांग्रेस को इतना ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी कि वो मतलब अपना कोई व्यक्ति खड़ा करे और वो निर्विरोध जो है वो चुन लिया जाए। तो जो है वो अगर कहा जाए कि मत विभाजन हुआ, और मत विभाजन से नर्मदा प्रसाद जो है वो अगर देखें कि आपके मतलब विधानसभा जो है वो अध्यक्ष जो है वो के पद के ऊपर जो है वो आ गए। और जब वो विधानसभा अध्यक्ष के पद के ऊपर आए तो उसी समय हिना लखीराम कावरे, क्योंकि ये आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में विधानसभा अध्यक्ष में कोई भी व्यक्ति जो है, महिला जो है कोई भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी। उपाध्यक्ष में केवल एक ही नाम आपको याद रखना है और वो है हिना लखीराम कावरे। वो विधानसभा में उपाध्यक्ष के जो है वो पद के ऊपर जो है रहे। तो हिना लखीराम कावरे के हाथ में जो है वो विधानसभा उपाध्यक्ष का पद आ गया। अभी तो खाली पड़ा हुआ है विधानसभा उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में। तो ये है। अब लेकिन क्या हुआ कि वो कांग्रेस में थोड़ी टूट फूट हो गई। टूट फूट हो गई तो कांग्रेस के कुछ लीडर जो है वो बीजेपी से जुड़ गए। अब क्या हुआ कि साहब जो है वो कमलनाथ जी को ये लगा कि या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी, मतलब अपोजिशन बीजेपी क्या करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी कि भैया कॉन्फिडेंस प्रूफ करो। उनको लगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए इससे पहले ही क्या कर दें अपन, रिजाइन कर दें। तो उन्होंने क्या करा, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले ही रिजाइन कर दिया 23 मार्च 2020 को। जब उन्होंने रिजाइन किया तो ऑटोमेटिकली ये पोस्ट भी क्या हो गई, खाली हो गई। तो 24 मार्च 2020 को इनके हाथ से जो है वो ये विधानसभा अध्यक्ष की जो है वो मतलब अगर कहा जाए पोस्ट चली गई। इसके बाद जो है वो अगर कहा जाए जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर जो है वो बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। फिर जगदीश देवड़ा के बाद अगले जो है प्रोटेम जगदीश देवड़ा रहे कुछ दिन तक। फिर जगदीश देवड़ा के बाद जो है वो प्रोटेम स्पीकर के पोस्ट के ऊपर रामेश्वर शर्मा को लाया गया। और फिर रामेश्वर शर्मा के बाद जो है वो अगर कहा जाए अभी गिरीश गौतम जी जो है वो प्रोटेम स्पीकर पर आए। यानी अब हमारे सामने ये एक जो नई बात निकल कर आई, वो क्या निकल कर आई कि जो 15वीं विधानसभा है उसमें सबसे पहले जब नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष बने तब दीपक सक्सेना प्रोटेम स्पीकर थे। फिर जब नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने जो है वो रिजाइन कर दिया तो फिर जगदीश देवड़ा के हाथ में जो है वो प्रोटेम स्पीकर का जो है वो मतलब अगर कहा जाए उनको बना दिया गया। थोड़े समय के लिए रहे, जो आपको दिख रहा है कि वो जुलाई 2020 तक जो है रहे। फिर उसके बाद जब अभी जो है वो अगर कहा जाए कि 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान जो है वो के हाथ में सत्ता आई और वो मुख्यमंत्री बने श्री शिवराज सिंह चौहान, तब श्री रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाया। और रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद जो है वो गिरीश गौतम जी जो है वो चुने गए। अब फिर वही है, कोई खड़ा ही नहीं होगा क्योंकि इनके पास इतना मेजोरिटी नहीं रही, तो निर्विरोध चुने गए। तो टेक्निकली अगर हम मध्य प्रदेश के जो है वो विधानसभा के इतिहास को देखें, पूरे विधानसभा के इतिहास को देखें, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक कुंजीलाल दुबे, एक काशी प्रसाद पांडे और एक जो है वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति, तीन। ठीक है, एक यानी कुंजीलाल दुबे का नाम याद रखिएगा, एक काशी प्रसाद पांडे का याद रखिएगा, और तीसरा ये जो है वो नर्मदा प्रसाद जो है वो अगर कहा जाए प्रजापति का नाम याद रखिएगा, जिनको मत विभाजन से चुना गया। यानी वहां कोई कैंडिडेट इनके खिलाफ था और फिर जो है वो वोटिंग हुई और वोटिंग इनके फेवर में आई और ये जीते। ये तीन लोग। बाकी जितने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे वो सब जो है वो अनअपोज यानी निर्विरोध चुने गए। ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो फिर गिरीश गौतम जी जो है वो के हाथ में आई, और रीवा जिले से ही हैं गिरीश गौतम जी, और कई राजनीतिक पदों के ऊपर रह चुके हैं। जैसे एस्टिमेट कमेटी के वो चेयरमैन रह चुके हैं, लोक लेखा समिति जिसको अपन पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं उसमें जो है वो मेंबर रह चुके हैं मध्य प्रदेश की। नहीं तो तुम सेंट्रल की समझने लगो भाई लोगों, ऐसा नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी स्टेट में भी होती है, यानी हमारी विधानसभा में भी है। तो इस तरह से 22 फरवरी 2021 को वह 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
और इस प्रकार वह 15वीं विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष बने और अभी वर्तमान में जो है वो 15वीं विधानसभा में वे अध्यक्ष के पद पर है। तो ओवरऑल पूरी कहानी में हमको क्या समझ पड़ा कि हमारी जो 15वीं विधानसभा है वो बड़ी उलझी हुई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्पीकर मिल गए और 3 जो है वो अगर कहा जाए आपको प्रोटेम स्पीकर मिल गए, दीपक सक्सेना, ठीक है, जगदीश देवड़ा और रामेश्वर शर्मा, ये 3। दूसरा, अब कुछ फैक्ट में जो है वो बेसिक से बता देता हूँ जो आपको याद रखना, मतलब इनके बारे में इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और अब दिसंबर के बाद देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है वो तो ऊंट ही जानेगा, है ना। तो फिर आगे की राजनीति पे हम उसके बाद जो है वो बात करेंगे। अब कहानी में बहुत ध्यान समझ लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। पहला तो हमने देखा था काशी प्रसाद पांडे जो थे वो 2 पदों पे रहे, अध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। वो पहला आपको फैक्ट याद रखना है, या आप लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर तो आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, रामकिशोर शुक्ल जो पिछली साल आ चुका है ना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, राम किशोर शुक्ल, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर तीनों के पद पर रहे। सेम यही की ही स्थिति जो है वो इन्हीं की तरह जो है वो स्थिति किसकी थी, श्री निवास तिवारी जी की। श्रीनिवास तिवारी भी जो है वो अध्यक्ष के पद पर रहे, उपाध्यक्ष के पद पर रहे और प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी, ये तीनों के ऊपर है ना यहाँ पर। चौथा, कि अगर हम जब कार्यकाल की बात करते हैं तो एक भी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कोई महिला जो है वो नहीं पहुंची आज तक। उपाध्यक्ष के पद के ऊपर हिना लखीराम काबरे पहुंची है, ये पहला याद रखना। प्रोटेम स्पीकर पे जमुना देवी पहुंची, ये याद रखना। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, कोई पूछेगा कि भाई जो प्रोटेम स्पीकर हैं, क्या उस प्रोटेम स्पीकर पे कोई आज तक महिला प्रोटेम स्पीकर बनी? हाँ, जिस समय ईश्वर दास रोहाणी, ये शायद मैंने बताना भूल गया हूँ, ईश्वर दास रोहाणी जिस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, उस समय जमुना देवी दोनों बार, ठीक है, 12वीं और 13वीं दोनों, यहां पर मैं ऊपर भी बता देता हूं, यहां फिर से उसको इंडिकेट कर देता हूं एक बार, यहाँ कि इस समय यानी ये जो अगर कहा जाए कि उनके लगातार 12वीं 13वीं, इस समय प्रोटेम स्पीकर, यहां लिख दे रहा हूं, प्रोटेम स्पीकर के पद के ऊपर जमुना देवी थी ना। जमुना देवी का तो नाम आपने सुना ही होगा, श्रीमती जमुना देवी। एक और खासियत थी जमुना देवी की, वो क्या थी, ठीक है, एक तो 2-3 चीजें जमुना देवी के बारे में आपको याद रखना है। पहला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो जनजातीय लीडर थी, मतलब ट्राइबल जो है वो कम्युनिटी से लीडर थी। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो नेता प्रतिपक्ष होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस लीडर ऑफ द अपोजिशन में अगर अब तक अगर कोई एक महिला, आपसे कहा जाए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन में कोई महिला लीडर ऑफ द अपोजिशन रही क्या, तो आपको आंसर करना है कि हाँ, जमुना देवी लीडर ऑफ द अपोजिशन के पद पर रही। यानी देखो जमुना देवी के बारे में क्या हो गया कि जमुना देवी मध्य प्रदेश, मतलब विधानसभा के स्ट्रक्चर में मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर के पद पर जमुना देवी रही। मध्य प्रदेश में लीडर ऑफ द अपोजिशन जमुना देवी रही। ये जमुना देवी के 2 फिगर हो गए, ये एक तरफ रख दिया। रही बात के उपाध्यक्ष, तो हिना लखीराम काबरे उपाध्यक्ष के पद पर रही। अभी उपाध्यक्ष का जो पोस्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा का वो खाली है, कोई भी नहीं है उपाध्यक्ष के पद पे। ये आप याद रखिएगा कि कोई पूछेगा कि क्या अभी कोई है, तो आंसर इस कि कोई भी अभी उपाध्यक्ष के पद के ऊपर नहीं है। इतना अपने को याद रखना। और आखिरी लाइन जो मैंने बीच में भी बता दी और फिर से जो है वो मैं इसी लाइन को जो है वो रिवाइज कर रहा हूं कि जब हम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्षों की बात करेंगे तो 3 बार अगर कोई अध्यक्ष के पद पर रहा तो कुंजीलाल दुबे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार 3 विधानसभाओं में वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे। उसके बाद अगर 2 बार का रिकॉर्ड अगर हमको देखना कि कोई भाई 2 बार का भी क्या किसी के पास जो है वो रिकॉर्ड है, तो हाँ, उस 2 बार के रिकॉर्ड में पहला है श्रीनिवास तिवारी, लगातार जो है वो अगर कहा जाए 2 विधानसभा यानी 10वीं और 11वीं। और फिर ईश्वर दास रोहाणी लगातार जो है वो अगर कहा जाए 12वीं और 13वीं विधानसभा में वो रहे। और उसके बाद तो फिर बाकी सीता शरण और नर्मदा प्रसाद प्रजापति और गिरीश गौतम तो लगातार एक ही कार्यकाल तक रहे। तो इस तरह से ये एक पूरा आपको विधानसभा स्पीकरों के बारे में, प्रोटेम स्पीकरों के बारे में, अभी वाले प्रोटेम स्पीकर मैंने बता दिए हैं, पिछले प्रोटेम स्पीकर मैं इसके पहले के उसमें बता चुका हूं। तो अगर आपको इस वीडियो को परफेक्शन से देखना है ना, तो पुराना वाला वीडियो जरूर लिंक कर लीजिएगा।
पुराना वीडियो देखेंगे, यानी पुराने वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी मैंने पुराने वीडियो में अच्छे से सुनाई है। जहां तक कि विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संबंध में क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसको कौन रिजाइन करेगा, कब किसकी पोस्ट पे आएगा, ये सब भी मैंने पिछले लेक्चर में सुनाया था या समझाया था। उसके बाद ये पूरी स्टोरी मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसमें सुना दी। इस बार की स्टोरी में इसके आगे की कहानी हो गई। तो बस इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। और ज्यादातर मैंने विधानसभा के उपाध्यक्ष भी ऑलमोस्ट, जो इम्पोर्टेंट जो उपाध्यक्ष है, अगर कोई वीडियो को ध्यान से समझते हुए देख रहा होगा तो इसमें नेता प्रतिपक्ष उपाध्यक्ष ये भी हो गए। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि भाई ईश्वर दास रोहाणी के बाद हजारी लाल रघुवंशी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। फिर मैंने बोला कि हरवंश सिंह जब विधानसभा उपाध्यक्ष थे तो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। हिना लखीराम कावरे जो है वो 2019 में, जनवरी 2019 में विधानसभा उपाध्यक्ष बनी। उसके बाद वो 2020 तक रही, लेकिन उसके बाद से पोस्ट क्या है, खाली। शुरुआत में वाले वीडियो में मैंने बताया था कि विष्णु विनायक सरवटे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। उसके बाद कैसे जो है विधानसभा उपाध्यक्ष में कौन कौन लोग आए, वो सब मैंने आपको जो है वो स्टोरी वहां पर जो है वो सुनाई। अभी मैंने बताया कि श्रीनिवास तिवारी भी जो है वो विधानसभा जो है वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे। तो अपने पास ये हो गया कि भैया जो है वो रामकिशोर, यानी अपने पास एक तो हो गया रामकिशोर शुक्ल पिछली बार के हिसाब से, दूसरा भी हो गया श्रीनिवास तिवारी, तीसरा हो गया ईश्वर प्रसाद जो है वो, अगर कहा जाए सॉरी ईश्वर दास रोहाणी। ये सब विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे, ठीक है, अध्यक्ष के साथ। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। और अगर मध्य प्रदेश से संबंधित कोई वीडियो आप देखना चाह रहे हैं इसका पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, तो मुझे बताइए, तो मैं बना दूंगा। अभी देखिए, मैंने एक विधानसभा जो है वो अध्यक्ष का वीडियो बना दिया, उसी में उपाध्यक्ष को करने की कोशिश करी। सीएम का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अभी जितने पेपर हुए हैं 4-5 आप मिला लीजिएगा, सब में सीएम के क्वेश्चन उसी से आए। गवर्नर का नहीं देखा हो तो गवर्नर के भी दो प्लेलिस्ट में, मध्य प्रदेश की जो ये जो यूट्यूब के ऊपर है उसमें आपको गवर्नर, सीएम के वीडियो और विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष का एक वीडियो मिल जाएगा। 5 वीडियो ऑलरेडी पहले से, तो आप समय निकाल के देख लीजिए। उसमें उस समय की राजनीति, उससे जुड़े हुए मुद्दे भी आपको समझने का मौका मिलेगा। तो बस इतना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। पर थोड़ा सा बस अनुरोध है कि अपने कम से कम दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करा कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। उससे फायदा ये होगा कि कम से कम हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, हम आपके साथ जो है वो और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, संचार हमारे बीच बेहतर होगा। वीडियो को देखते समय अगर अंदर से अच्छा फील आ रहा है कि हाँ यार चीजें बहुत को रिलेट करने की कोशिश की जा रही हैं, बताई जा रही हैं, तो अनुरोध है कि उसी समय कमेंट जरूर लिख दिया कीजिए। तो उससे थोड़ा सा उत्साह आ जाता है, मन के अंदर एक फील आता है कि यार सही दिशा में दौड़ लगा है। जैसे अभी श्रीनिवास तिवारी पढ़ा रहा था तो बताया कि 2018 में उनका निधन हुआ, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लिंक हो गया, पूछा जाएगा कि वो क्या रहे, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर तीनों रहे। तो लगा कि यार अच्छा जानकारी मिली, तो एक कमेंट लिख दिया कि ये अच्छा लगा पढ़ के, ये अच्छी जानकारी हमको मिली। हमें भी मनोबल आता है ना, उत्साह लगता है कि यार हम प्रयास कर रहे हैं तो सामने वाले को हम सही दिशा में ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। और इसके साथ वाला जो वीडियो है एक और, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप उस पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।